बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस खत्ते के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को मुबारक इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए वो जैसे भी हुए, 8 फरवरी को वोट कौम ने जिसको डाला, 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला दिया। 9 फरवरी को 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात और 9 फरवरी से लेकर अब तक वो जो फैसले हैं वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, हलफ उठाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी तहरीक कौंसिल की छतरी के नीचे आज ईवान के अंदर गई बैरिस्टर गौहर साहब, इसके अलावा उमर अयूब साहब, शेर अफजल मरवत साहब और दीगर लोग जो हैं वो आज नमूदार हुए। इसी तरह दूसरी जमातों के लोग आए जिन्होंने 47 नंबर की सीढ़ी इस्तेमाल की। इसके अलावा वो आदमी जिसके ऊपर क्रॉस लगाया गया, जिसको नज़र बंद किया गया, जिसको 33-35 साल की सज़ा दी गई, जिसने ज़िंदगी में करप्शन नहीं की, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। और करप्ट लोग जो हैं उन्होंने ये सारा निज़ाम जो है वो राइज करने की कोशिश की ताकि अवाम को दबाया जा सके, उस आदमी को दबाया जा सके। ना अवाम दबी, ना वो शख्स दबा। आज पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों के अंदर तकरीबन इस वक्त अगर देखा जाए उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी मौजूद और अक्सरीती नुमाइंदगी मौजूद है। कौमी असम्बली के अंदर 179 के करीब उसकी नशिस्तें, हर सूबे के अंदर उसकी नशिस्तें 2/3 अक्सरियत के करीब उसकी नशिस्तें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने अपने घर तोड़वाए, जिन्होंने बच्चों के जनाजे उठाए, जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठाए, जिन्होंने अपने घरों की चादर चार दीवारी पमाल होती देखी, उनका सब्र और उनके सब्र की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आदमी जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ था, जिसको मीडिया के ऊपर एक्सेस नहीं थी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम लेना तो दरकिनार, उसकी बात करना भी गवारा नहीं थी, ये सारा कुछ हुआ। मगर आज कौमी असम्बली के अंदर हर आदमी के चेहरे के ऊपर उसका मास्क था, उस आदमी की शक्ल का, और इसके अलावा नारे गूंजे, सब कुछ हुए। बहरहाल के ये सब कुछ हुआ और जो लोग 47 नंबर की सीढ़ी इस्तेमाल करके आए वो कम अज़ कम दिल के अंदर वो ज़रूर शर्मिंदगी महसूस करते होंगे कि हमने क्या खेल खेला। अगला आने वाला इलेक्शन जब होगा, जब हम आवाम के पास जाएंगे, जो अंदाज़न मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 या 8 माह के बाद दोबारा इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें मेरी आवाम किस तरीके से इनका इस्तकबाल करेगी ये उनको बखूबी अंदाज़ा हो गया। और जिस तरीके से आवाम ने वोट डाला वो भी पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर एक मिसाल है। कौमी असम्बली का इजलास हो गया, अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, बाकी सूबों के अंदर तमाम हुकूमतें जो हैं वो तकरीबन कायम हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं पाकिस्तान के हवाले से। अब आगे चलते हैं जी कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, या जिस प्लेयर ने पाकिस्तान के अंदर ये सारा खेल 2 साल से चलाया, उसका क्या अंजाम होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला। और जो हेड था इन सब का बाप था, जिनको ये अपना बाप भी समझते हैं, अपना आका भी समझते हैं, जो बाइडन, उसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करूंगा कि यमन एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है लेकिन गैरतमंद मुल्क है। हौज़ी बागी उसके हैं, वो सऊदी अरब के साथ भी मामला उसके को ठीक नहीं है और उसको ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। हौज़ी बागियों ने गुज़श्ता दिनों के अंदर जो अमेरिका है उसको नाको चने चबवाए और उसके बड़े बड़े जो दावे थे उनको उसने ज़मीन बोस किया, उसके बहरी जहाज़ों को उसने हिट किया। और इसके अलावा जो आयरन डोम इसराइल ने बनाया था, जिसने ये सारी साजिश पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फैलाई हुई है, उसके जो आयरन डोम था उसको भी डोम कर दिया, शेम डोम कर दिया। बहरहाल के ये हुआ और वो खुद भी हैरान, अमेरिका भी हैरान कि मेरा सारा सिस्टम किस तरह तबाह हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी हठ धर्मी और अपनी जो उसकी एक फसाद करने वाली जो आदत है उससे वो बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसने यूक्रेन के अंदर जंग छेड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया, जिसकी वजह से उसने अफगानिस्तान के अंदर 20 साल जंग की और जूते खाकर वहाँ से निकला। इसके अलावा उसने भारत के ऊपर थपकी रखी चाइना को कंटेन करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तब्दील किया या वो चाइना को कंटेन करने के लिए श्रीलंका के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन लाई गई या अवाम को बगावत पर आमादा किया, वो चाइना को कंटेन करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी इसी वजह से अबतर होती जा रही है कि वहाँ भी चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है। मगर जो हालात व वाक़यात है, जिस तरह से चाइना इसको टफ टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह रशिया जो है इस वक्त इसको टफ टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है,
एक तो यमन के हौज़ी बागी जो है उन्होंने गुज़श्ता दिनों के अंदर जो है इंटरनेट की केबल उसको डैमेज किया, पूरी दुनिया का निज़ाम ख़राब किया, अमेरिका के जहाज़ पर हमला किया। और उसके अलावा उसने जो अब नया काम किया, उसने ऐसी वेव्स छोड़ी जिसकी वजह से जो रडार थे उन्होंने डायरेक्शन गलत देना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से जो एक बड़ा जो मामला वो खड़ा होने वाला था मगर वो बच गया। उसके तहत उन जो वेव्स छोड़ी गई थी वो जब उनके जो रडार्स हैं उसके साथ टकराई। जर्मनी का एक जहाज़ था जो रेड सी के अंदर खड़ा था, ब्रेग्जिट उस जहाज़ का नाम है, बड़ा बड़ा हैवी किस्म का वो जहाज़ है, यानी बैरी बेड़ा उसको कह लें। वो बैरी बेड़ा था, उसने जब सिग्नल महसूस किए कि हमारे ऊपर को हमला हो रहा है किसी ड्रोन से, तो वो उसने उस ड्रोन की ताकुब के अंदर जो अपने मिसाइल दागे, तो जब वो मिसाइल वहां से निकल गए तो आगे जो उसका निशाना बनने वाला था वो अमेरिकन ड्रोन था जो वहां पर वो काम कर रहा था। वो खुदा खुदा करके बचा, और बचने के बाद जर्मन परेशान हो गया, अमेरिका परेशान हो गया कि ये टेक्नोलॉजी यमन के पास कैसे आई। उसने किस तरह मेरा जो सारा सिस्टम उसको जो है तहोबाला किया। तहोबाला करने के बाद हमें मिसगाइड किया गया। ये यमन की आज की कार्रवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके तहत ये कुछ हुआ है। आज पूरा मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया, वो इस खबर को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहा है। और जर्मनी इस सोच विचार में मौजूद है कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। अमेरिका इस सोच विचार के अंदर डूबा हुआ है कि ये किस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट हुई है, और उसके ऊपर फिर पर्दापोशी करने की जो कोशिश की गई। इसी तरह इसराइल जो है वो और परेशान है कि मेरे साथ ये क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। दूसरा जो काम है कि जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि जितनी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उन्होंने एक फैसला किया कि रूस को सबक सिखाना है। और रूस का सदर प्यूटन है, उन्होंने आज जिस तरह यूक्रेन से पहले जंग जब इमरान खान साहब वहां पर गए थे, उसने एक खिताब किया था पूरी कौम के साथ। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अपनी हठधर्मी की वजह से वहां पर अपना जो इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते हैं, मगर आज की तकरीर भी इसी तरह की थी कि पहले सदर प्यूटन ने तमाम लोग जो हैं उनको इकट्ठा किया, जिस तरह फौजी कमांडर्स हैं उनको बुलाया, सनतकारों को बुलाया, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी जितनी थी उसको बुलाया, फैशन डिज़ाइनर, प्लेयर्स, जो उसके मुल्क के अंदर सेलिब्रिटीज़ थी उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने उनसे मशावरत की, और उसके बाद उसने अपना फैसला बताया कि मैं अब फाइनल राउंड की तरफ जा रहा हूँ, ये लोग बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मुझे इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। वो इंतहाई अहम कदम क्या है कि उसने जितने अपने एटमी मिसाइल हैं, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी उससे पहले भी उसने मूव कर दिए थे कुछ, लेकिन अब उसने जो है अपने मिसाइल जो है वो अपनी सेफ साइड, जिस तरह उसने अपनी जो पॉइंट्स हैं जहां उसने फिट करने हैं वहां उसने फिट कर दिए। फिट करने के बाद अब बटन उसके हाथ में है। अगर यूरोपीय यूनियन ने, मैं फिर दोबारा करूँ, होश के नाखुन ना लिए, अमेरिका इस काम से पीछे ना हटा और इसराइल के कहने के ऊपर ये सारा निज़ाम जो है दुनिया का वो तबाह करना चाहता है, उसकी तरफ उससे वो बाज ना आए, तो आने वाले वक्त के अंदर रूस कभी पीछे नहीं हटेगा, प्यूटन कभी पीछे नहीं हटेगा, और फिर इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा बरतानिया को, स्विट्ज़रलैंड को, और इसके साथ साथ मुल्हिका जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं वो इसके निशाने पर आ जाएंगे। 10 सेकंड की गेम होगी और पूरी दुनिया जंग की लपेट में चली जाएगी। उसके बाद सनती जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, उसके बाद मौशी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, दुनिया के अंदर खुराक की किल्लत हो जाएगी। इसके अलावा आने वाली नस्लें माजूर होंगी। जापान अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 बम गिराए थे उसके बाद अभी तक सीधा नहीं हो सका। ये फिर पूरी दुनिया इस आग के अंदर कूद जाएगी, और जब ये आग लगेगी फिर इसके अंदर कौन बचता है कौन नहीं बचता, ये हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इसराइल जो ग्रेटर प्लान है उसके तहत जिसने ये सारा निज़ाम किया, अमेरिका जो उसका इसराइल का पपट है, जिस तरह हम पपट है अमेरिका के, उसने जो साजिश यहाँ पर रचाई, और 2 दोस्त ममालिक जो मुंह से पाकिस्तान के दोस्त कहलाते हैं लेकिन मुनाफिकीन अव्वल, वो 2 इस्लामी मुल्क हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, मगर उन मुनाफिकीन जो इस्लामी मुनाफिकीन मुल्क हैं उनकी जो साजिशें हैं वो अपनी जगह पर वो किस वजह से हैं, वो ये है कि जो ग्वादर की पोर्ट है वो उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। अगर ग्वादर की पोर्ट बनती है
तो एक इस्लामी मुल्क की पोर्ट फेल होती है, इसके अलावा दूसरा इस्लामी मुल्क है उसकी पोर्ट फेल होती है। दो फैमिलियों के जिनके साथ ज़्यादा तल्लुकात हैं और ये दो फैमिलियाँ इस वक्त ईवान के अंदर बिठाई गई हैं, वो दो फैमिलियों को जो NRO दिलवाया गया अमेरिका ने अपने मफादात के लिए जोर डाला, पाकिस्तान के जो फैसला साज लोग हैं। इसके अलावा बड़ा इस्लामी ब्रदर मुल्क जो है वो इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने हालिया दिनों के अंदर 100 अरब डॉलर की, एक मुल्क ने 75 अरब डॉलर की एक मुल्क में भारत में सरमायाकारी का वादा किया और आने वाले दिनों के अंदर वो सरमायाकारी करते हुए नजर आएंगे। 100 अरब डॉलर और 75 अरब डॉलर वो किस तरह भारत के खिलाफ बोल सकते हैं। और भारत जो कुछ भारत खेल पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ, मगर इंतज़ार है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कि आप इशारा करें। और उसके बाद जो उनका अजीत डोवल और राजनाथ सिंह जो है वो जो बयान देता हुआ नजर आया, जो मोदी ने अमेरिका के अंदर खड़ा होकर कहा था कि पाकिस्तान अपने वजन से गिर जाएगा, हमें इसके मतलब सोचने की और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बयानात एक कड़ी का हिस्सा हैं और अमेरिका में खड़े होकर ये बयान देना एक बड़ा मैनिफेस्ट बयान है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर किन मसाइल का शिकार होना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक ढाल थी चाइना, जिसको जिस तरीके से भी तोड़ा गया, जिस तरीके से भी वो किया, उसमें कौन कौन सहूलतकार है, कौन कौन अपना ज़मीर, किस किस ने अपना ज़मीर बेचा, किस किस ने मुल्की मुफादात बेचे, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि ये खेल पूरी दुनिया के अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा है। जो मैंने हालात इस वक्त, अगर खुदा न खास्ता रूस की जंग लग जाती है, यमन जो है जिस तरीके से अमेरिका को हिट कर रहा है, और इसके अलावा जो अमेरिका का महबूब हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क है उसके तल्लुकात और जिससे यमन के तल्लुकात नहायत कशीदा हैं। साबका दौर के अंदर इन्होंने जंग करने का भी प्रोग्राम बनाया था। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब इन सारी चीज़ों को आप जब मिलाएंगे तो आपको कहानी बनती हुई नजर आएगी। जो अमेरिका का जो इस वक्त यहाँ पर एम्बेसडर है डोनाल्ड ब्लूम, उसने जो जाकर गवादर पोर्ट के ऊपर जाकर जो चाय का कप पिया और उस पर वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। वीडियो रिकॉर्ड कराने के बाद उसने जो चाइना को मैसेज दिया कि हमने तुम्हारा बिस्तर बोरिया गोल कर दिया। ये सिलसिला 18 साल से चलता आ रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ वो लंदन के अंदर हुआ। जो कुछ हुआ उसके कुछ ताने बाने जो हैं वो PDM 1 के दौर के अंदर मुकम्मल किए गए। फिर जो फाइनल टचिंग उसको दी गई, वो जो उसकी निगरान हुकूमत थी उसने जो बाकी रहा सहा काम था वो उसने पूरा करके तमाम चीज़ें जो चाइना की वो वाइंड अप कर दी हैं। इसके ऊपर चाइना ने 12 दफ़ा पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की कि होश के ना खुलें। अभी जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद भी उसने एक मैसेज दिया था जिसके अंदर उसने कहा था हम पाकिस्तानी अवाम ने जिस शख्स को मैंडेट दिया है उसको हम वेलकम कहते हैं। उसने ये नहीं कहा जो रात को जीत के 9 फरवरी की रात को जीत के आए हैं, लेकिन इन्होंने वो बात जो है उसका ना जवाब दिया ना उस पर गौर किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। बहरहाल के सूरत हाल आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि ये खिता जंग के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए और ईरान हमारे ऊपर 18 अरब डॉलर का हर्जाने का दावा करने के लिए तैयार। सितंबर तक का हमारे पास टाइम। बंद गली के अंदर पाकिस्तान जाता हुआ किस तरह जा रहा है। चाइना जिसको निकाला गया उसने भी बहुत सारे सवालात उठाए, लेकिन वो बोलता नहीं है। उसने ठीक है उसने वेलकम कह दिया, लेकिन वेलकम के अंदर उसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जो हमारी कौम को समझ आ गया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया। और इसके अलावा जिस आदमी ने साइफर भेजा, साइफर भेजने के बाद यहाँ पर ये सारा निज़ाम चलाया और उसके पीछे जो मेन मुरा है वो मुल्क है जिसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर कई बार हमला करने की कोशिश की, वो मुल्क। और उसकी साजिश से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। उर्दन, लेबनान, शाम, वहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर जो खतरात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी जंग जो है तेज़ होती हुई नज़र आएगी। ईरान खुल खिलाकर सामने आ गया, यमन खुल खिलाकर सामने आ गया, सदर पुतिन खुल खिलाकर सामने आ गया। चाइना इनके साथ क्या हाल कर रहा है, वो तमाम नेटवर्क जो है वो जैम कर रहा है और इनको समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या। कभी इनके मोबाइल जो है उनका सिस्टम फेल हो जाता है, कभी रडार फेल हो जाते हैं और कभी जो है उनके जो फौजी हैं उनके कानों के अंदर वो शोर आना शुरू हो जाता है। वो उनके मेंटली तौर पर अपसेट हो जाते हैं। आपको याद होगा जब ताइवान के अंदर उसने इनके जदीद तरीन त्यारे जो हैं अपना F-35 और उसके अलावा कुछ और त्यारे थे जिनका सारा निज़ाम ही फेल कर दिया था।
इसी तरह भारत के साथ जब लद्दाख के अंदर लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी उसने जो है वो एक काम किया था, वो रेस छोड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी जो हैं वो उन्होंने पहाड़ों के ऊपर से छलांगे लगा दी थी, यानी उनका दिमाग ही आउट हो गया था। ये सारे काम चाइना करता हुआ आ रहा है और चाइना इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर फुल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो करीब करीब के ममालिक है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो काम उसने इस्तेमाल किए, जिस तरह पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करके चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह चाइना जो है और रशिया जो है वो यमन को और ईरान के ज़रिए और अफगानिस्तान के ज़रिए वो काम कर रहा है जो अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए करवाना चाहता है। अब अगर देखा जाए इस वक्त ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बनने के चक्कर के अंदर बस थोड़े से फासले पर है। उसने जो कुछ मिसाइल जो है वो उनके टेस्ट कर लिए, बाकी जो बड़ा खिलौना उसका भी वो तैयारी के अंदर है। ये सारी चीज़ें इस खित्ते के अंदर हो रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर क्या होगा, खून की होली होगी, क्या होगा अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल के जिस आदमी ने ना समझा वो मिट जाएगा, जो समझ गया वो बच जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो बाइडन साहब के हालात हैं उनके तहत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया शोर उठा रहा है, यूएनओ शोर उठा रहा है, जो अमेरिकन सेनेटर हैं वो दोनों पार्टियों डेमोक्रेटिक और कांग्रेस के वो शोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 31 के करीब सेनेटर हैं जिन्होंने एक जो है वो इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की और जो बाइडन को भेज दी है। और इसी तरह 80 के करीब लोग हैं जो सेनेटर हैं दूसरी पार्टियों के, उन्होंने दस्तखत करके दिए हैं जवेद बरकी साहब को। जवेद बरकी साहब 100 आदमियों का वो जो है वो एक टारगेट है उनका, 100 आदमी जब उसके ऊपर सेनेटर जो है 100 सेनेटर किसी भी पार्टी से वो दस्तखत जब कर देंगे उसके बाद वो एक बिल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मार्च के अंदर जो है डोनाल्ड लू उसको भी बुलाया गया है। और जो बाइडन जो है वो फंसता हुआ जा रहा है और फंसते मजीद फंसता जा रहा है। और ये बयानिया जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रेज किया जा रहा है। इसके ऊपर कौन कौन सा मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इस हुकूमत जो बाइडन जिसने फसाद पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, दोबारा फिर वो जो ट्रंप है वो कहता है पहले खुद अपने घर को ठीक करो फिर दूसरे के घर जाकर कोई बात करो। ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। जो ये आने वाली हुकूमत है, जो 31 सेनेटर ने जो आज अपनी जो है यानी पटिशन समझ ले, रेक्विजिशन समझ ले या उसको दरख्वास्त समझ ले, वो जो बाइडन को भेजी है उसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। ये जो मैंडेट जो है ऊपर नीचे किया गया है और साफ शफाफ इलेक्शन के तहत जो मैंडेट जिस पार्टी को मिला उसके साथ जो है बातचीत की जाए, उसी को तस्लीम किया जाए। क्या जो बाइडन ये काम करेगा जिसने सारा निज़ाम जो है दरम बरम पाकिस्तान का किया या करवाया? डोनाल्ड लू जो है उसके ज़रिए जो साइफर भेजा था, ये सारे काम किए गए और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान गड्ढे के अंदर गिरा। पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया गया, पाकिस्तान की सनत को तबाह किया गया, पाकिस्तान की आवाम को बेरोज़गार किया गया। ये सारे काम इसलिए किए गए कि भारत की बालादस्ती तस्लीम करवानी है, भारत से बिजनेस करना है, चाइना से बिजनेस नहीं करना। ये बहुत सारे सवालात हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब का ख़त जो IMF को गया उसके ऊपर बाकी लाखों लोगों ने ईमेल्स की हैं, वो एक सवाल अलहदा खड़ा हो गया। अब ये सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर हर आदमी अपने मुफादात के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आएगा। कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान का ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे नाराज़ हो गया। पाकिस्तानी अवाम जिसमें टेक्निकल स्किल है वो पाकिस्तान छोड़ के लोग जो हैं वो जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो 70% आबादी है किसान, उसको तबाह कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि भारतीय किसान को हमने जो है पूजना है, भारतीय इंडस्ट्री को हमने पूजना है। ये सारे काम अपनी जगह पर। और जो मोदी का प्लान है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है जिसके तहत उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना है, ईरान को सबक सिखाना है और पाकिस्तान को उन्होंने टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। चाइना एक वाहद हमारा दोस्त था जो हमारी मुश्किल में हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता था। वो कहता था ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन हमने वो रेड लाइन मिटाई। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको सोचना पड़ेगा। आने वाले वक्त के अंदर हम बंद गली के अंदर जा रहे हैं, हमारे हालात बंद गली की तरफ जा रहे हैं। हमारी आवाम जो है वो किसी और तरफ खड़ी है।
चंद मफाद परस्त लोग, चंद सरकारी मफाद परस्त लोग वो कोई और फैसला सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।